नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस एमपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। मतलब पिछले साल जो साइंस का पेपर हुआ था क्लास 8th का एमपी बोर्ड वालों का, वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, ये इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर भी रहेंगे और इसको आपको मैं हिंदी में भी बताते चलूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पेपर कौन सा हमारा? साइंस का, मतलब विज्ञान का। एमपी मतलब एमपी बोर्ड का है। ठीक है, जो बोर्ड पैटर्न है उसका है पूरा। क्लास 8th, टाइमिंग इसमें आपको रहेगी 2.5 घंटे। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल नंबर कितने का है? 60 का। ठीक है, याद रखना आप। फिर इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। यहाँ पे पहला, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चंस के आगे उसके जो अंक हैं, मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन है, वो लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर अगला है ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम वेयरवर रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ पे भी डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे हमें क्या करना है? एकदम क्लीन डायग्राम बनाना है। ठीक है, जो कि अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय मतलब जिसमें आपको की चॉइस करना है। ठीक है, बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक का चॉइस करना है अपने को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मतलब ये जो नीचे लिखे हुए हैं, इनमें से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। मतलब इनमें से किससे मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल का चक्रण करना। ठीक है, दूसरा है फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो फॉर सम टाइम्स। ठीक है, मतलब दूसरा क्या है हमारा? खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना। ठीक है, फिर तीसरा है हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई करना। और चौथा है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, मतलब जैविक खाद का उपयोग करना। ये है हमारा 1 मार्क्स का। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें निर्देश में क्या दिखा था कि हमारे प्रत्येक क्वेश्चन के आगे एक मतलब नंबर डले हुए रहेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा मल्टीपल चॉइस में, ये कितने 1 नंबर का रहेगा आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है। हाँ, और इनके यदि आपको आंसर देखने हो तो अभी हम पीछे हैं, वो दिखाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द मेन फैक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। क्या है? द मेन फैक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संचरणीय रोगों का मुख्य वाहक है। तो हमें बताना है कौन सा है। पहला, आंट मतलब होती है चींटी। दूसरा, हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी, जो घर में ये मक्खियां घूमती रहती हैं ना, ये। तीसरा, ग्रासहॉपर मतलब होता है टिड्डा, टिड्डे देखे ही होंगे आपने। और चौथा है आपका स्पाइडर मतलब मकड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। मतलब पूरे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आपके पूरे 1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर, मतलब वायु में नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा होना। दूसरा, मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी मात्रा अधिक होना। फिर तीसरा है लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर, मतलब जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कम मात्रा होना। ठीक है, मतलब क्वांटिटी कम होना। और मोर अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन द एयर, मतलब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो क्वांटिटी है वो अधिक होना। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई एक चूज करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका आ रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स इज।
ठीक है, मतलब कि अक्षय, अक्षय मतलब जो कि कभी क्षय नहीं होता, मतलब कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स कौन सा है हमारा, इनमें से हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश। ठीक है, दूसरा कोल, कोल मतलब कोयला। तीसरा फॉरेस्ट्स मतलब जंगल या वन। और चौथा जो है आपका नेचुरल गैस, मतलब प्राकृतिक जो गैसें होती हैं, नेचुरल गैस है वो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका, बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा, मतलब हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किस विधि द्वारा होता है, ये हमें बताना है किस मेथड के द्वारा होता है। पहला है हमारा बाइनरी फिजन, दूसरा प्लांटिंग, तीसरा मेटामॉर्फोसिस और चौथा बडिंग। ठीक है, तो इसका आप बता देना। फिर अगला प्रश्न है, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज then which hormone is not being produced in sufficient quantity by his pancreas। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति, डायबिटीज मतलब हिंदी में मतलब होता है डायबिटीज का मधुमेह। ठीक है, कोई मधुमेह से पीड़ित है, मतलब डायबिटीज से पीड़ित है, तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन द्वारा उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका एड्रीनेलिन हार्मोन। फिर तीसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन और चौथा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ मतलब बढ़ना किसी भी चीज का। ठीक है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, इसमें से आपको बताना कौन सा राइट है, और यदि आपको आंसर देखना है तो हम कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी ओपन अ टैप वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द अर्थ विच फोर्स इज पुलिंग द वाटर टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब जब हम कोई नल खोलते हैं, नल मतलब जो ये हमारे घर में नल है, उसको जब हम खोलते हैं तो पानी धरती पे गिरने लगता है। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा बल है जो पानी को धरती की ओर खींच रहा है। कौन सा बल है वो जो पानी को धरती की ओर खींचता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है चुंबकीय बल। चुंबक देखी होगी आपने, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेट देखी होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब होता है स्थिर विद्युत बल। और चौथा है फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स मतलब पेशीय बल। ठीक है, तो इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सा है। अगला प्रश्न है आपका, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, मतलब कि एक आवेशित वस्तु द्वारा, आवेशित मतलब जिस पर कोई चार्ज हो, ठीक है, आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित, अनावेशित मतलब अनचार्ज जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, मतलब वही अभी बताया तो चुंबकीय बल। दूसरा मस्कुलर फोर्स मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका मतलब होता है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, और सॉरी इसका जो मस्कुलर फोर्स है ये आएगा आपका पेशीय बल होता है। ठीक है, और चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सुनामी, मतलब ये जो नीचे आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा कारण, किस कारण से सुनामी नहीं आती है, क्या होता है, किस कारण से सुनामी नहीं आती है। ठीक है, पहला है अ ह्यूज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर द सी एरिया, मतलब समुद्र के अंदर, सी एरिया के अंदर
एक बड़ा नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होना मतलब फटना। ठीक है। दूसरा है एन अर्थक्वेक मतलब भूकंप। तीसरा है आ वॉल्केनिक इरुप्शन। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी का फटना। और तीसरा है लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग का मतलब होता है तड़ी, जो बिजली गिरती है ना वो। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं उनमें से कौन सा कथन सही होगा। ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ऑलवेज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता है। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण मतलब जो एंगल होता है इंसिडेंस वो हमेशा बड़ा होता है किससे, रिफ्लेक्शन से। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऑप्शन है, द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है आपका, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो एंगल है आपके दोनों, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है, कोई भी संबंध नहीं होता है। तो आप देख लीजिएगा इनमें से राइट कौन सा है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं इनके आंसर्स। ठीक है, तो देखिए पहले का जो आंसर था वो था बी, राइट। बी वाला जो था वो राइट था। दूसरे का भी बी, तीसरे का भी बी और चौथे का ए। ठीक है, और पांचवे का था आपका डी, छठवें का ए, सातवें का बी, आठवें का सी, नवे का डी और 10वें का सी। मतलब 10वें का ये वाला राइट था आपका, सी वाला। द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, मतलब दोनों जो एंगल रहते हैं आपके वो हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, जो आपका प्रकाश परावर्तन का नियम है, जो रूल है आपका प्रकाश परावर्तन का, उसके अनुसार ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट में आंसर देना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ठीक है, मतलब खरपतवार क्या होती है, वीड्स क्या होते हैं और हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, मतलब इन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि खेतों में वीड्स ना हो। ठीक है, वीड्स वो होते हैं जो कि हम मतलब उनको उगाना नहीं चाहते लेकिन वो फिर भी उग जाते हैं। ठीक है, वो वीड्स होते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये रहेगा आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का, 3 और पूरे आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे ये आपको पूरे 3 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के, 3। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी। मतलब वैक्सीन जो होता है वो उसको हिंदी में कहते हैं हम टीका। तो टीका किस प्रकार कार्य करता है, मतलब टीका जो है मतलब वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में किस प्रकार से वर्क करती है वो हमें बताना है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइज डज द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। मतलब जो PCRA इन इंडिया गिव टू पीपल टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग, राइट एनी 3 सजेशंस। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत में जो पेट्रोल का संरक्षण कराने वाला संघ है, मतलब PCRA जो है, वो लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल को बचाने के लिए क्या सलाह देते हैं, उसका आपको कोई 3 सलाह लिखनी है। ठीक है, कोई 3 सजेशन लिखनी है आपको। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जो PCRA है वो लोगों को गाड़ी और चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए क्या सजेशन देते हैं वो आपको बताना है, एनी 3।
ठीक है, कितने बताना है आपको, कोई 3 सजेशन बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, बचाना क्यों चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल इन अ फ्रॉग इन सीक्वेंस। ठीक है, हमें क्या बताना है कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो किसे कहते हैं हम, मतलब कायांतरण, हिंदी होगा इसका कायांतरण किसे कहते हैं। तो मेढक के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रम के अनुसार लिखने हैं, मतलब मेढक का जो जीवन चक्र है उसके हमें नाम लिखने हैं, वो भी कैसे, सीक्वेंस में। ठीक, किस में लिखने, सीक्वेंस में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको राइट वन एग्जाम्पल, क्या है, राइट वन एग्जाम्पल फॉर द गिवन फोर्सेज, मतलब आपको ये जो कुछ फोर्स दिए हुए उनका हमें वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, पहला क्या है आपका मस्कुलर फोर्स, इसका हिंदी मतलब होता है पेशीय बल। ठीक, क्या होता है, पेशीय बल। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब घर्षण बल। ठीक है, आपको ये बता देना है। फिर अगला प्रश्न है आपका 17th क्वेश्चन है कि वाई आर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन लिक्विड गिवन अ स्पेशल शेप। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होगा कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है, लिखना है। तरल का मतलब क्या होता है, तरल का मतलब होता है हमारा लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड में जो मूव होता है वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी आकृति मतलब शेप जो होते हैं वो विशेष प्रकार के क्यों होते हैं, मतलब स्पेशल क्यों होते हैं, ये आपको बताना। ठीक है, फिर 18th क्वेश्चन है आपका हाउ कैन नॉइज पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन रेसिडुअल एरियाज। ठीक है, राइट एनी 3 सॉल्यूशन। हमें क्या बताना है कि रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यह हमें बताना है। ठीक है, उसके लिए कोई एनी 3 सॉल्यूशन बताना है, कोई 3 उपाय हमें बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि सपोज, मतलब मान लो। ठीक है, कि मान लीजिए यू आर आउट ऑफ द हाउस, मतलब आप घर से बाहर हैं, एंड और देयर इज एन अर्थक्वेक, देन दे वाट, फिर इसका प्रिकॉशंस विल यू टेक टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आप घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे। ठीक है, मतलब कौन कौन सी सावधानियां आप करोगे वो आपको बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक नीडल डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड इन द अरेंजमेंट शॉन इन द फिगर। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है, इसमें आप देख लीजिए। फिर मैं अभी इसका हिंदी मीनिंग अभी बता रहा हूँ आपको। तो राइट एनी 3 रीजंस वाई द नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट। ठीक है, इसका हिंदी में है कि ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है आपको, ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें जो ये जो व्यवस्था है इसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती, मतलब इसमें जो चुंबकीय सुई है वो डिफ्लेक्टेड नहीं होती है, तो सुई के डिफ्लेक्टेड ना होने के कोई 3 कारण लिखने हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, इसमें एक जो चुंबकीय सुई है, मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो
वो मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्ट ना होने के कोई आपको 3 कारण देने हैं। ठीक है, कोई 3 रीजंस आपको बताने की वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपको लॉन्ग टाइप वाले हैं। ठीक है, ये भी आपको कुछ 3 मार्क्स के हैं, कुछ 2 मार्क्स के हैं। तो आप देख लीजिएगा कि किस क्वेश्चंस के आगे कौन कौन सा लिखे हैं। मतलब कुछ का मतलब है कि वो आपको ए और बी पार्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल ए और बी पार्ट मिला के आपके टोटल 5 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चंस। ए वाला जो है हमारा 21st का ए, ड्रॉ डायग्राम शोइंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कॉल्ड फ्लेम। ओ सॉरी, कॉल्ड नहीं है, वहां पे कैंडल है। ठीक है, तो ड्रॉ डायग्राम शोइंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाना, एक डायग्राम बनाना हमें। ठीक है, उसके रीजन्स भी देने। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर पेपर में आपको, यदि आप 8th क्लास में हैं तो ये आपको हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना आप, कौन सा वाला? फ्लेम वाला, कैंडल फ्लेम। ठीक है, मतलब मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती बनाना है और उसके हमें जितने भी पार्ट हैं वो हमें उसमें शो करना है। ठीक है, फिर अगला इसका बी है कि विच जॉन इज द फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्ड मिस्ट्स टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो मतलब स्वर्णकार होते हैं, जो सोना बनाते हैं, वो फ्लेम को किस प्रकार से, मतलब किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हम बताना कौन से जॉन में यूज करते हैं फ्लेम का। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एडोलेसेंस। फिर उसके बाद इज आ स्टेज ऑफ ग्रोथ द डेवलपमेंट। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। ठीक है, एक ऐसी स्टेज है अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार से होना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, फिर वाई डज द वॉइस ऑफ बॉयज, ठीक है, समटाइम्स स्टार्ट क्रैकिंग और होर्स एज कंपेयर्ड टू द गर्ल्स इन एडोलेसेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किशोर अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा कभी कभी लड़कों की आवाज फटने या भर्राने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि इन केस ऑफ अ फायर द फायरमैन विच ऑफ द मैन पावर सप्लाई ऑफ द एरिया बिफोर यूजिंग द वाटर, वाई डू दे डू दिस, राइट द रीजन। इसका मतलब क्या है कि आग लगने के समय, मतलब जब आग लगती है तो जो फायरमैन रहते हैं वो पानी के हौज का मतलब होता है पाइप का उपयोग करने से पहले तो उस क्षेत्र की जो विद्युत आपूर्ति है, मतलब जहां से कि विद्युत की सप्लाई होती है, उसको बंद कर देते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, उसका हमें रीजन बताना है। ठीक है, उसका कारण बताना है वो ऐसा क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 4 सब्सटेंसेज विच शो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विद्युत चालकता दर्शाने वाले कोई 4 द्रवों के नाम लिखने हैं। ठीक है, किसके लिखने हैं, कोई 4 द्रवों के नाम लिखने हैं, 4 सब्सटेंसेज का नाम लिखने हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स फाउंड इन द रेटिना एंड देयर फंक्शंस। मतलब रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार और उनके कार्य लिखने हैं हमें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है राइट एनी 2 मेजर्स फॉर आई केयर। मतलब आंखों की देखभाल करने के कोई 2 उपाय बताना है हमें। ठीक है, तो इसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये था
मतलब ये जो आज की क्लास थी इसमें हमने आपको बताया क्लास 8th MP बोर्ड का साइंस का 2023 का, ठीक है, पेपर, मतलब जो पिछले साल का पेपर था वह, ठीक है। तो ये जो पेपर आपको लगभग समझ में तो आ ही गया होगा, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार जो आपका पेपर हो उसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पेपर को अच्छे से कर लीजिए और 8th से लेकर मतलब 12th तक आपको किसी भी क्लास में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको यदि कोई भी परेशानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये आज की क्लास